8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो क्वेश्चन बैंक जो आपके बोर्ड की ओर से जारी किया गया है आपके 2024 के पेपर के लिए। आपके विज्ञान का पेपर होने वाला है 1 अप्रैल 2024 को, तो उसके लिए आपकी जो बोर्ड के द्वारा आपको क्वेश्चन बैंक जारी कर दिए हैं कि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे इनमें आपके इन प्रकार के जो प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें आप जो 80 में से 80 नंबर आप आराम से प्राप्त कर जाएंगे। तो आपके साथ में लगभग इस बार जो 12 12.5 लाख विद्यार्थी जो इसमें पेपर देने वाले हैं, लेकिन आप सबसे एक भाग्यशाली विद्यार्थी है कि आपके पास ये वीडियो आया और आपने इसके ऊपर क्लिक किया है। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया तो अब आप ये जो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, क्योंकि इसमें हम आपके जो क्वेश्चन बैंक आपके जो बोर्ड के द्वारा जारी किए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपका जो पेपर है वो काफ़ी शानदार होगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको बीच में पूछता हूँ उन प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर देना, क्योंकि आपके उनमें से कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में हूबहू आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये आपके सामने विज्ञान का पूरा जो 1 अप्रैल को पेपर बनेगा आएगा, वो वाला पेपर का जो सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इनमें से आपके जो परीक्षा में प्रश्न है जो परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने ऐप के ऊपर, तो ऐप से इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और अपने व्हाट्सअप नंबर है ये, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही 8वीं का व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको जो इसके पीडीएफ वगैरह है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लेते हैं, ताकि आपका जो 1 अप्रैल का पेपर होगा उसमें आप 80 में से 80 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे अबसदा वाले वो देख लेते हैं। वो आपके कौन कौन से पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपने इससे पहले गणित का वीडियो देख लिया होगा। गणित के वीडियो में मैंने कई सारे क्वेश्चन पूछे थे और उनमें से आप सभी में से कई विद्यार्थियों ने उनका जो उत्तर कमेंट करके बताया था। तो आज मैं उन सभी विद्यार्थियों का नाम आपके इस वीडियो में कमेंट करने वाले विद्यार्थियों के नाम आपको बताऊंगा। तो आप भी जो आपके क्वेश्चन पूछे जाए वीडियो के दौरान अंदर आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके जवाब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। अगले वीडियो में आपका भी नाम जो कमेंट के माध्यम से लिया जाएगा, ताकि आप भी मोटिवेट हो सकें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। इनमें से रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल कौन सी होती है, जो अभी जो जिस फसल को काटा जा रहा है अभी, मतलब आपके एग्जाम के समय में जिस फसल को काटते हैं वो रबी की फसल है। कौन कौन सी फसल काट रहे हैं अभी, जैसे रबी की फसल में अभी आपके जो काटा जा रहा है एक तो गेहूँ, एक तो ये आपको याद रखना है गेहूँ है, सरसों है, गेहूँ सरसों चना है, इसके अलावा आपके मटर है, गेहूँ सरसों चना मटर, और जो भी आपके रबी की फसल है। जो कौन से महीने में बोई जाती है, ये अक्टूबर महीने में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर महीने में या नवंबर महीने में, और इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च महीने में इसको काटा जाता है। तो ये वाली फसल कौन सी फसल कहलाती है, वो रबी की फसल कहलाती है। और ये शीत ऋतु में होती है। कौन सी ऋतु में होती है, वो सर्दी में होने वाली फसल है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके शीत ऋतु का अंदर होने वाली फसल आपकी रबी की फसल है। उदाहरण के लिए गेहूँ सरसों चना मटर जो ये अक्टूबर महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल महीने में काट ली जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मटर। इसके अलावा आपको एक फसल का नाम और याद रखना है, रबी के अलावा आपको खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। जो जब अपना जो स्कूल खुलता है जुलाई महीने में, तो जुलाई महीने में इसको बोया जाता है और ये सितंबर अक्टूबर महीने में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर महीने में इसको काटा जाता है। तो वो वाली जो फसल है वो आपकी खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल में कौन सी, जो बारिश की ऋतु में होती है। कौन सी ऋतु में होती है, जो वर्षा ऋतु में होती है। और वर्षा ऋतु में कौन सी होती है, जैसे मक्का है, मक्का के साथ में और कौन आता है, मक्का के साथ में मूंगफली है, मूंगफली के साथ में आपके याद रखना है मक्का मूंगफली सोयाबीन। इसके अलावा आपको चावल याद रखना है, चावल या इसको दान भी कहते हैं, चावल दान। और इस एक आपको याद रखना है कपास। ये जो वो फसलें हैं जो आपके खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2,4-D क्या है। 2,4-D क्या है। तो 2,4-D क्या है, एक खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी क्या होता है, जो खरपतवार को नष्ट करने का काम करता है। खरपतवार किसे कहते हैं, वो अनावश्यक पेड़ पौधे जो फसल के साथ में उग जाते हैं, घास हो गई, ये सारे अनावश्यक जो अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ में उग जाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने का एक विधि आपके खरपतवार नाशी, उसमें जो केमिकल जो छांट दिया जाता है, उसमें छिड़काव कर दिया जाता है, तो इससे जो वो जो आपके खरपतवार है वो नष्ट हो जाता है और केवल आपकी फसल है वही बच जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपके खरपतवार नाशी। एक उदाहरण है इसका 2,4-D। 2,4-D एक खरपतवार नाशी का उदाहरण है। अच्छा, आपके पहले पार्ट में दे रखा है कि सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं। तो आधुनिक सिंचाई की विधियां कौन कौन सी हैं, आप कमेंट करके बताना। जो जल का संरक्षण करती हैं,
जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की आधुनिक विधियों का नाम आप कमेंट करके बताना। उसमें भी आपको ये बताना है कि समतल भूमि के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है और असमतल भूमि के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। दोनों का उत्तर आप कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मधुमेह, मंदबुद्धता या हैजा या फिर आपके ट्यूमर। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे हम आपके, ये हैजा जो रोग होता है वो आपके सूक्ष्म जीव के कारण होता है। और ये भी आप सूक्ष्म जीव कौन सा? जीवाणु होता है। ये कौन सा होता है? ये जीवाणु होता है। तो सूक्ष्म जीव जो फैलता है वो आपके जीवाणु से फैलने वाला है और हैजा जो है आपके जीवाणु के द्वारा फैलता है। विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु होता है जिसके द्वारा ये फैलता है। एक आपको याद रखना है, खसरा, पोलियो, ये किसके द्वारा फैलते हैं? ठीक है, खसरा, पोलियो ये किसके द्वारा फैलता है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। एक आपको मलेरिया किसके कारण फैलता है? मलेरिया, ये भी आपको कमेंट करके बताना कि मलेरिया कौन से जीव के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डबल रोटी के फूलने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड। डबल रोटी के फूलने का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीजन जो है इसको प्राणवायु कहते हैं और ये वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती हैं। और ये आपके हैं नाइट्रोजन जो कि लगभग 78% पाई जाती हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक का आविष्कार किसने किया था? तो प्रतिजैविक जो आविष्कार करने वाले थे उनका नाम आपको बताएं तो रॉबर्ट कोर्स, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने किसकी खोज की थी? जिन्होंने जो प्रतिजैविक की खोज की थी। प्रतिजैविक क्या कहते हैं? इसको एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले जो पेनिसिलिन की खोज की थी, किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन, जो कि प्रथम प्रतिजैविक की आपकी पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो इन्होंने ही की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये कवक में के अंदर ये देखा गया था। ठीक है, तो फफूंद से इन्होंने जो कवक फफूंद से इन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी। एक आपके नाम है इसमें रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच तो आपने इसको इनके बारे में पढ़ा होगा। रॉबर्ट कोच जो है इन्होंने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है। एंथ्रेक्स बहुत ही खतरनाक रोग होता है जो कि मनुष्य में और मवेशियों में होने वाला एक बहुत ही भयानक रोग होता है जो कि जीवाणु के द्वारा फैलता है। और गाय का जो मुँह पका और खुर पका रोग होता है वो इस रोग ये वायरस के द्वारा होता है। फिर आपके नेक्स्ट है ये एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने टीके की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने टीके की खोज की थी। और कौन से टीके की खोज की थी? इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। जो अपन गांव में कहते हैं छोटी माता जी, बड़ी माता जी, वो वाले इसमें माता जी निकलती हैं, वो वाला जो रोग होता है चेचक रोग होता है। और इसी को जो इसकी जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। ये कब की थी? ये की थी आपकी 1798 में। कब की थी? 1798 में की थी। इसका उत्तर आपको याद रखना है। एडवर्ड जो जेनर है इन्होंने टीके की खोज की थी। लुई पास्चर, तो लुई पास्चर वो व्यक्ति है जिन्होंने किण्वन की खोज की थी। लुई पास्चर वो व्यक्ति है जिन्होंने किसकी खोज की थी? किण्वन की खोज की। तो लुई पास्चर ने की थी सबसे पहले किण्वन की खोज। और किण्वन होता क्या है? तो किण्वन का मतलब ये होता है कि चीनी होती है, इसका अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको किण्वन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको फर्मिटेशन कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो किण्वन की खोज किसने की? वो लुई पास्चर ने की थी। कब की थी? ये 1857 में की थी। तो इस पार्ट में आपको एक तो कुछ जो प्रमुख प्रतिजैविक है उनके आपको नाम याद रखना है। इस प्रश्न में आए ना प्रतिजैविक, जिसको हम अंग्रेजी में एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो एक इंजेक्शन देता है या फिर कोई टेबलेट देता है, तो वो जो इंजेक्शन या टेबलेट देता है वो आपको क्या है? वो प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देता है। और इन सभी जो इंजेक्शन देता है, जो आपके टेबलेट देता है, उन सभी में क्या होता है? सूक्ष्मजीव होते हैं। तो ये बीमारी पैदा करने वाले जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं इनको नष्ट करने का काम करते हैं, फिर इनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। तो ऐसी जो भी औषधियाँ होती हैं इनको हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं। तो आजकल तो आपने देखा होगा कि कई सारे जो आपके बाज़ार में इस प्रकार के प्रतिजैविक उपलब्ध हैं। जैसे कौन कौन सी औषधियाँ हैं? जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये 3 प्रमुख आपके प्रतिजैविक है जो कि सामान्य रूप से काम में लिए जाते हैं, जिनको कि कवक और जीवाणु के द्वारा उत्पादित करने का कार्य किया जाता है। ये कवक और जीवाणु से उत्पादित की जाती है। कौन कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये आपके कवक और जीवाणु से प्राप्त करने वाली प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। अगला प्रश्न आपके एल्कोहल निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो एल्कोहल निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है एल्कोहल निर्माण में यीस्ट का उपयोग
किया जाता है। ईस्ट का उपयोग और कहाँ पे होता है, तो बैंकिंग उद्योग में ईस्ट का उद्योग सबसे ज़्यादा होता है। बेकिंग पाउडर जो बनाते हैं, जहाँ पर जो आपके जैसे अपने घर पे भी जो पकौड़े वगैरह बनाते हैं, तो इसमें जो उसको ये जो बैंकिंग उद्योग होते हैं, जैसे टोस्ट बेकरी वाले जो होते हैं, इन सभी उद्योग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बर्थडे का जो केक होता है वो आपके इसी से बनता है। ब्रेड बनती है, जो पेस्ट्री होती है वो भी इसी से बनती है। बर्थडे का केक है वो भी ईस्ट का उपयोग करके ही बनाया जाता है। तो ईस्ट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बड़े स्तर पर जब हम अल्कोहल, जो शराब है, एसिटिक एसिड है, इनके उत्पादन में आपको इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो गेहूं, चावल और फलों के रस में जो प्राकृतिक शर्करा है, इनमें यीस्ट के द्वारा अल्कोहल तथा शराब उत्पादन का कार्य इस यीस्ट के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से सबसे कम ज्वलन ताप किसका होता है? इनमें से सबसे कम ज्वलन ताप किसका होता है? सोडियम का, पानी का, हरी पत्ती का या फिर रेत का? तो देखो, जिसका ज्वलन ताप कम होता है वो आग सबसे जल्दी पकड़ता है, वो सबसे जल्दी आग पकड़ने का काम करता है। तो इनमें से कौन जल्दी आग पकड़ लेता है? सोडियम, पानी, हरी पत्ती या रेत? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके सोडियम। सोडियम तो होता है वो सबसे जल्दी आग पकड़ता है, और इसको जो खुले में नहीं रखा जाता, इसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है। तो एक नाम इसमें ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई जो पदार्थ जलने लगता है उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। अगर किसी का जो ताप है वो इसमें ज्वलन ताप से कम होता है तो वो आग नहीं पकड़ता है। तो ज्वलन ताप से अगर उसके बराबर हो जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो आग है जो अपने आप पकड़ने लग जाता है। एक आपको कुछ महत्वपूर्ण जो आपके चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि माचिस में आजकल एंटीमनी, ट्राइफॉस्फेट और पोटेशियम क्लोराइड और निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आजकल जो इनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? इसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। देखो, लाल फास्फोरस जो होता है वो श्वेत फास्फोरस की तुलना में थोड़ा कम खतरनाक होता है। ये जो श्वेत फास्फोरस होता है बहुत ही खतरनाक होता है, और ये माचिस उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक होता है। इस कारण है जो श्वेत फास्फोरस का उपयोग नहीं करके आजकल जो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और आपको माचिस का इतिहास पता होगा कि माचिस का इतिहास कितने हजार वर्ष पूर्व है, यह आप कमेंट करके बताना। देखिए, नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन किसका उदाहरण है? इसमें से बाह्य निषेचन का उदाहरण है मानव है, मछली है, गाय है या फिर पक्षी है? तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? इसमें उत्तर हो जाएगा आपके मछली। और एक और याद रखना आपके मेंढक, मछली, मेंढक, ये बाह्य निषेचन के उदाहरण हैं। तो बाह्य निषेचन में होता क्या है? बाह्य निषेचन में नर और मादा युग्मक का जो संलयन होता है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, इसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपने मछली हो गई, मेंढक है, या फिर आपके स्टारफिश है। स्टारफिश भी आपके बाह्य निषेचन का उदाहरण है। स्टारफिश ये भी आपके बाह्य निषेचन का उदाहरण है। जबकि ये जो मानव है, गाय है, पक्षी है, इन सभी में जो निषेचन की जो प्रक्रिया है, मादा युग्मक का जो संलयन होता है वो मादा के शरीर के अंदर होती है, इसलिए इनको हम अंतः निषेचन कहते हैं। जिसमें मानव है, गाय है, पक्षी है, ये सभी आपके अंतः निषेचन के उदाहरण। एक आपको IVF का पूरा नाम याद होना चाहिए। जो परकनली शिशु होते हैं उनके लिए IVF काम में लिया जाता है। तो ये IVF क्या होता है? IVF, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और ये इसका उत्तर आपको अगर नहीं पता तो कहाँ मिलेगा? इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ये आपका जो जंतु में जनन वाला पार्ट है वहाँ से। जंतु में जनन वाला पार्ट आपके दे रखा है। क्या आपने परकनली शिशु के विषय में सुना है? वहाँ का जो एक आपको पैराग्राफ बना रखा है उसको पढ़ना, उसमें इस IVF का पूरा नाम आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपके बाह्य निषेचन। और आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मनुष्य में, गाय में, कुत्ते में, मुर्गी में, इन जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया है वो अब मादा के शरीर के अंदर होती है, इसलिए इसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि मनुष्य में जो शुक्राणु होता है उसके कितने भाग होते हैं? मनुष्य का जो शुक्राणु होता है उसके कितने भाग होते हैं, उनका क्या क्या नाम होता है, कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके प्रोटीन का महत्व है। तो प्रोटीन का महत्व आपकी मांसपेशी की वृद्धि में भी होता है और ऊर्जा हेतु भी होता है। तो इसका उत्तर आपके अ और ब दोनों हो जाएगा। तो ये आपके सामने कक्षा 8 के वो विद्यार्थी हैं जो मैंने पिछले वाला वीडियो बनाया था, गणित का वीडियो। तो गणित के वीडियो में मैंने जो आपके क्वेश्चन पूछे थे, और ये विद्यार्थी वो स्टूडेंट है जो आपके हर वीडियो के नीचे इनका आपको नाम मिल जाएंगे, क्योंकि ये वो विद्यार्थी हैं जो हर बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उनके वो कमेंट करके आंसर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर आप जी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आइए उन कुछ प्रमुख विद्यार्थियों का हम इसमें नाम लेते हैं जो कि हर बार जो आपके इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। जैसे चिराग दादीची राजसमंद से, तारिक खान है अलवर से, लीला नायक, गौरी शर्मा,
नीलेश वैष्णव जो अजमेर से हैं, परसाराम RD44, दुगारा राम, रोहित, BF जाट, शंकर लाल नाथ, शंकर पवार, इसके अलावा तरुण राव। और इसमें इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण विद्यार्थी अपने वह है दिनेश चौधरी, मंथन कुमार, शोभाराम, राजल चौधरी, अरुण जाट, सीमा सियाग, भीमसेन शर्मा, खेतपाल जाट और सचिन कुडला यलवर से हैं, और करणाराम, इसके अलावा दीपक कुमार। इनके अलावा और भी कई सारे विद्यार्थी हैं जो इनके जो नाम वहाँ पे आईडी में मेंशन नहीं है, इस कारण उनका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप अपना नाम जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें प्रश्न के उत्तर देने के साथ साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे, तो अगले वीडियो में आपका भी जो नाम ज़रूर लिया जाएगा। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मधुमेह रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो मधुमेह रोग कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? ये आपके अग्न्याशय ग्रंथि से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके अग्न्याशय ग्रंथि। तो अग्न्याशय ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन का नाम है उसका नाम है इंसुलिन। इस हार्मोन, ये जो ग्रंथि है अग्न्याशय ग्रंथि, ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन का काम क्या है? रक्त में जो शर्करा की मात्रा है उसको ग्लूकोज में जो ग्लूकोज की मात्रा है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है आपके मधुमेह रोग। एक और नाम है आपके पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसको प्रधान ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी सभी ग्रंथियों पर नियंत्रित कर रखने का कार्य करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, इससे जो स्रावित हार्मोन है उसको हम संकट मोचक हार्मोन भी कहते हैं, संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है इसको, या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इससे जो स्रावित हार्मोन है इसको करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है, करो या मरो, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी इसको कहा जाता है। तो विशेष तौर पर याद रखना है, आपातकाल की स्थिति में जो स्रावित हार्मोन होता है अपने शरीर को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है, क्रोध को, चिंता को, उत्तेजना को, तनाव को, इन सभी का संयोजन करने का जो कार्य करता है वो आपके एड्रिनलिन हार्मोन करता है, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। फिर एक नाम है आपके थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो केवल बच्चों में पाई जाती है, धीरे धीरे आपकी जो किशोरावस्था तक आते आते ये जो ग्रंथि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। तो ये इसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंढक में कायांतरण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? मेंढक में कायांतरण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये किस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है? तो कायांतरण क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। कायांतरण तो जो मेंढक का जो लार्वा होता है, लार्वा से वयस्क बनने की जो परिवर्तन है इसको कायांतरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेंढक में जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, ये इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। और थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की मात्रा उपस्थित होना आवश्यक है। अगर जल में जो टेडपोल वृद्धि करे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो पर्याप्त मात्रा में आपकी आयोडीन का जो मात्रा है वो होना चाहिए। अगर आयोडीन की मात्रा नहीं है तो फिर आपके जो टेडपोल है वो वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपके असंपर्क बल का उदाहरण दीजिए। तो असंपर्क बल होता क्या है? दो वस्तुओं के संपर्क में आए बिना उनके बीच जो बल कार्य करता है उनको हम संपर्क बल कहते हैं। जैसे दो चुंबकों के बीच में जो बल कार्य करता है, चुंबक का जो आकर्षण होता है वो आपके दोनों वस्तुएं दूर दूर होती हैं, चुंबक और मान लो दोनों चुंबक के दूर दूर है, फिर भी उनके बीच में बल कार्य करेगा, उसको हम असंपर्क बल कहते हैं। जबकि संपर्क बल में आपके दोनों वस्तुओं का संपर्क में आना ज़रूरी है। तो संदूक को खींचना, रस्सी खींचना, कील ठोकना, ये सभी संपर्क बल के उदाहरण है, जबकि ये जो चुंबक का आकर्षण जो है वो आपके असंपर्क बल का उदाहरण है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो भी आपके असंपर्क बल का ही उदाहरण है। स्थिर विद्युत बल जो है वो भी आपके असंपर्क बल का ही उदाहरण है। इनमें दो वस्तुओं के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो आ गया आपके संपर्क और असंपर्क बल। पहले आपको बल की परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। बल क्या होता है? तो विज्ञान में जो किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या फिर उसका खिंचाव जो होता है उसको बल कहा जाता है। यानी कि धक्के को कहते हैं अभिकर्षण और खिंचाव को कहते हैं अपकर्षण। तो इस बल को क्या कहा जाता है? उसको खिंचाव या धक्के को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। बल का जो मात्रक है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बल का मात्रक क्या होता है इसमें? न्यूटन। क्या होता है इसमें? न्यूटन। अच्छा, हमारी जो मांसपेशियों की क्रिया में जो बल लगता है उसको कौन सा बल कहते हैं? हमारी मांसपेशियों में जो बल लगता है उस बल का नाम आप कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में सुस्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में सुस्पष्ट प्रतिबिंब जो बनता है वो आपके रेटिना पर बनता है। कार्निया वो भाग है जो नेत्रदान में इसका दान किया जाता है, तो नेत्रदान में कार्निया का ही दान किया जाता है।
फिर आपके है ये एक होता है जो पुतली की साइज़ को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो पुतली की साइज़ किसके द्वारा नियंत्रित होती है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। तो एक भाग होता है परितारिका। परितारिका वो भाग होता है जो आँख का जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो आँख में जो रंग प्रदान करने का कार्य होता है वो परितारिका का कार्य होता है। अपनी आँख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जिससे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो बनेगा इससे आपके वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखो मान लो ये तो अपन तो आँख से मान लो देख सकते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। मान लो जो व्यक्ति आँख से नहीं देख सकता है तो उसको पढ़ने के लिए कौन सी लिपि का जिसमें आविष्कार किया, कौन सी लिपि है उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे कि जो आँख से अंधे होते हैं उनको पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग की सहायता से वो जो आराम से इसको पढ़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्वनि का अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उसको माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा वेग किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा वेग होता है आपके ठोस में होता है, फिर आपके होता है द्रव में, फिर होता है गैस में। तो सबसे ज़्यादा जो वेग होता है वो ठोस में होता है। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा वेग जो पाया जाता है वो ठोस में पाया जाता है, उसके बाद में द्रव में होता है और सबसे कम होता है गैस में। और निर्वात में ध्वनि को नहीं सुना जा सकता। अच्छा, अपने जो मानव के कान हैं वो मानव के कान अपनी जो सुनने की जो आवृत्ति है उसकी परास कितनी है? ठीक है, मानव की जो श्रव्य परास है उस आवृत्ति के जो परास है वो रेंज कितने, कहाँ से लगाकर कहाँ तक है, इनकी कितनी आवृत्ति से लगाकर कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि अपने मानव के जो कान है वो सुन सकते हैं। वो जो परास है वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न आपकी, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है फसल। खरपतवार क्या होता है? तो जो फसल के साथ में अनावश्यक अवांछित पौधे उग जाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। निराई क्या होती है? तो फसल में से खरपतवार को अलग करने की जो प्रक्रिया उसको हम निराई कहते हैं। धान चावल होता है और ये आपकी कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल होती है जो कि बारिश की ऋतु में बोई जाती है। निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का सही क्रम कौन सा है? तो मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद्य और उर्वरक देना, ये इसके प्रमुख, उर्वरक देना लास्ट तक है, जो इसमें कटाई करना ये भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये इसका जो सही क्रम हो जाएगा आपके मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, खाद देना, फिर उर्वरक देना। इस प्रकार से आपका जो इसका सही क्रम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, बीज बोने के लिए जिस आजकल आधुनिक मशीन का हम उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? बीज बोने का जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। टीके की खोज किसने की? तो टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, जो कि 1798 में की थी। और आपको इसको अच्छे प्रकार से याद रखना है, इसने चर्चा के टीके की खोज की थी। लुई पास्चर इन्होंने किण्वन की खोज की थी। और रॉबर्ट कॉक इन्होंने की थी एंथ्रेक्स रोग के जो जीवाणु होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, इसकी खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। पादप रोग, गेहूं की जो रस्ट रोग होने का प्रमुख कारण क्या है? तो गेहूं का जो रस्ट रोग होता है वो कवक के कारण होता है। दो रोग के नाम आपको और बताने कमेंट करके। एक तो नींबू का कैंकर रोग याद करना है, बताना है क्या होता है ये, और ये किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है कि जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, किसके द्वारा ये फैलता है? एक भिंडी का जो पीत सिरा रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है? निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? अक्षय का मतलब जो होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं, तो उनको हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये दुनिया में सबसे अच्छा जो ऊर्जा का स्रोत है वो सबसे बड़ा स्रोत आपके सूर्य का प्रकाश है। वायु है, जल है, ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है, इनको हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है? तो पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम उपरोक्त सभी। एक शब्द क्या, ये आपके पेट्रोल है, तो ये पेट्रोल जो होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोल और ये डीजल, इसके अलावा इसके अलग अलग जो प्रमुख उत्पाद होते हैं जैसे एलपीजी है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, ये सभी आपके जो पेट्रोलियम के संघटक कहलाते हैं। तो एलपीजी जो है वो आप तो घरों में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है एलपीजी को, और उद्योगों में भी ईंधन के रूप में काम में आती है। जबकि बात करें इसमें ये पेट्रोल की, तो पेट्रोल जो है वो मोटर ईंधन में और शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में काम आता है। अच्छा, आप ये बताना कि काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? ठीक है, कमेंट करके बताना कि काला सोना किसको कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है। तो पेट्रोलियम शब्द जो है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। ये आपके शब्द है पेट्रो और ओलियम।
पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल, जो क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चट्टानों की मध्य से निकल जाता है इसलिए इसको पेट्रोलियम कहा जाता है। एक प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक तो आपको विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ स्थापित किया गया था, तो विश्व का जो पहला तेल का कुआं निकला था वो पेंसिल्वेनिया जो है अमेरिका में, वहाँ पर निकला था ये 1859 में। ये विश्व का पहला तेल का कुआं था पेंसिल्वेनिया अमेरिका में। और 8 साल बाद अपने भारत में भी 1867 में असम का जो माकुम स्थान है वहाँ पर तेल का पता चला था। तो भारत में तेल के प्रमुख स्थान कौन कौन से, एक तो असम है, गुजरात है, बॉम्बे हाई है, गोदावरी और कृष्णा के नदियों के बेसिन है। फिर आपको कोयले के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कोयले का जो सबसे शुद्ध रूप है वो होता है कोक। कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है कोक। एक आपको याद रखना है, एक पदार्थ का नाम बताना है जो कि अप्रिय और काला गड्ढा द्रव होता है और लगभग 200 पदार्थों का ये मिश्रण होता है, जिसका निर्माण है जो रोड बनाने में, सड़क निर्माण में किया जाता है और फोटोग्राफिक में, संश्लेषित रंग में, इनमें सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल उसकी जगह पे जो बिटुमिन नामक जो पेट्रोलियम उत्पाद है बिटुमिन, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपके आएंगे सत्य असत्य वाले प्रश्न भाग ब में, अति लघु उत्तरात्मक में। तो निम्नलिखित में से कथनों पर आपको सत्य और असत्य बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि डेंगू रोग मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है, तो गलत हो गया है। तो डेंगू रोग मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से तो मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग होता है, ये आपके फाल्स हो जाएगा। दूसरा आपके कपास एक रबी की फसल है, तो ये भी आपके गलत हो गया। कपास तो एक खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल होती है, तो ये भी आपके असत्य होगा। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त होता है, तो कोई ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। जो वर्मी कंपोस्ट होता है, जैविक खाद होता है, तो खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। अस्थमा और कैंसर संचरणीय रोग है। संचरणीय रोग का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, जल, वायु किसी के माध्यम से फैलता है, तो ये गलत है। कैंसर जिसमें होता है उसी के रहता है, आगे से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगला प्रश्न आपकी दूसरा, ये सही गलत का आपको चयन करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला प्रश्न आपकी ये कि चना रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है। चना जो है वो रबी की फसल होती है। कोई भी आपको 4 रबी की फसलों के नाम बताना है, कोई भी 4 रबी की फसलों के नाम आप चने के अलावा बताएंगे। 4 रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। कुत्ते के काटने से टीबी रोग होता है, तो गलत है ये। टीबी रोग कुत्ते के काटने से नहीं होता है, कुत्ते के काटने से तो रेबीज रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। कुत्ते का काटा हुए व्यक्ति जो पानी से डरने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। पौधों में रोग नहीं होते, तो गलत है, पौधों में रोग होते हैं। हमने पढ़ा गेहूं का रस्ट रोग है, नींबू का कैंकर रोग है, ठीक है, ये आपने इसमें पढ़ रखा है, तो इसमें गेहूं को आपकी ये असत्य हो जाएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, तो हाँ ये सही बात है। जितने भी दलहनी पौधे हैं, दाल वाले जितने भी पौधे हैं दलहनी, उन सभी के जो जड़ों में ये जीवाणु पाए जाते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, गांठों के रूप में ये पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आपके सही गलत वाला ये, दहन के लिए CO2 आवश्यक, तो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग है वो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है वो आग को बुझाने में किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। आपने वो प्रयोग देखा होगा, मोमबत्ती जल रही है और उसके ऊपर अगर हम उल्टा गिलास रख देते हैं तो मोमबत्ती तब तक जलती रहेगी जब तक कि उस मोमबत्ती के जो अंदर जो गिलास है वो उस गिलास में ऑक्सीजन होगी। जैसे इसमें ऑक्सीजन खत्म होगी ये मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है उसको जलाने में सहायक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाने में सहायक होती है। ज्वाला का बाह्य क्षेत्र नीले रंग का होता है। ज्वाला का जो बाह्य क्षेत्र होता है वो कौन सा कलर का होता है, वो नीले रंग का होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बात सही है बिल्कुल आपकी ये, कि ज्वाला का जो बाह्य क्षेत्र होता है बिल्कुल ये नीले रंग का ही होता है। तो आपके ज्वाला के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं। एक तो बाह्य भाग होता है, एक मध्य भाग होता है और एक आपका आंतरिक क्षेत्र होता है। आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो काला होता है, मध्य भाग पीला होता है और बाह्य भाग जो होता है वो नीले रंग का होता है। और सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो सबसे गर्म होता है, मध्य में सबसे कम होता है, नीचे सबसे कम गर्म होता है। एक आप कमेंट करके बताएंगे, जो सुनार होते हैं, जो सोने चांदी को पिघालने के लिए सुनार धातु की फूंकनी में ज्वाला का कौन सा भाग है जो उस पर कार्य, कौन सा भाग काम में लेते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न आपका ये कि डायनासोर एक विलुप्त जंतु था, ये वो गायब हो गया, तो ये बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी।
मेंढक में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, तो मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं पाया जाता है, मेंढक में तो बाह्य निषेचन पाया जाता है। मेंढक के अलावा और किस में बाह्य निषेचन पाया जाता है? तो एक तो आपको मछली याद करनी है, मछली में भी आपके बाह्य निषेचन पाया जाता है। एक आपके स्टार फिश भी आपके बाह्य निषेचन का ही उदाहरण है, और मेंढक तो फिर आपके है ही। अगला प्रश्न आपके रिक्त स्थान का पूछा जाएगा। तो रिक्त स्थान में आपको बताना है कि मछली में होता है, तो मछली में कैसा निषेचन होता है? मछली में बाह्य निषेचन होता है, तो इसमें आपको बनना है मछली में बाह्य निषेचन होता है। पीयूष ग्रंथि को ग्रंथि भी कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि का नाम के साथ में आपको मास्टर ग्रंथि लिखना है। मास्टर ग्रंथि या फिर इसको प्रधान ग्रंथि भी कहते हैं, मुख्य ग्रंथि कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सभी का मास्टर होता है, इसको सबको नियंत्रित करने का कार्य करता है। गोइटर या गेंगा रोग किस ग्रंथि का रोग है? तो ये आपके थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, थायराइड से संबंधित है ये थायराइड ग्रंथि। ये आयोडीन की कमी से रोग होता है, जिसको हम गलगंड या गेंगा रोग कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो उसको पर्यावरण कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताना, विश्व पर्यावरण दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है, तो ध्वनि जो होती है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, निर्वात में ही संचरित हो सकते हैं, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है ध्वनि की? तो वो आपके ठोस में होती है, फिर उसके बाद में द्रव में, फिर सबसे कम होती है आपके गैस में। गैस में ध्वनि सबसे कम संचरित होती है, और निर्वात में तो बिल्कुल संचरित होती ही नहीं है। यदि पृष्ठ हो तो खुरदरा, ये घर्षण बल अधिक होगा, तो पृष्ठ अगर खुरदरा है, पृष्ठ अगर खुरदरा है तो उसका घर्षण बल अधिक होगा। इसीलिए आपने देखा होगा टायर जो होते हैं वो खुरदरे बनाए जाते हैं, जूते की तलियाँ जो होती है वो खुरदरे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक आपके विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, प्लास्टिक कुचालक होता है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? तो आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद रखना, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक आपको जो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम में पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को जो मात्रा होती है, ऊर्जा की मात्रा, उसको ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऊष्मीय मान कहते हैं। और ऊष्मीय मान का जो मान है, ईंधन का जो ऊष्मीय मान है, इसका जो मात्रक है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है ऊष्मीय मान वो हाइड्रोजन का होता है, सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीय मान होता है वो हाइड्रोजन का होता है। उसके बाद में होता है आपके जैव गैस का, फिर आता है एलपीजी, सीएनजी, इनका 55 और 50 होता है, और सबसे कम होता है गोबर के उपले, और उससे थोड़ा ज़्यादा होता है लकड़ी का। तो लकड़ी का, गोबर के उपले का, इनका सबसे कम होता है। तो ये आपको जो ऊष्मीय मान है वो भी इसी प्रकार से याद कर लें। नेक्स्ट आपके, अगर आपके तेल के द्वारा आग लग जाती है तो उसको किसके द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते? तो उसको पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते, इसको अच्छे से याद करना है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कौन सा है? कमेंट करके बताना, घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन कौन सा है। अगला प्रश्न, आपके मानव नेत्र में बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो अंध बिंदु में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम अंध बिंदु। अंध बिंदु में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। पृथ्वी के अचानक कांपने को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं भूकंप। क्या कहा जाता है? इसको भूकंप कहा जाता है। और भूकंप को किस में मापा जाता है? भूकंप को भूकंप मापी में, या फिर इसको रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता को मापा जाता है। जबकि एक और ग्राफ होता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहा जाता है, इससे भी भूकंप का मापन किया जाता है कि ये कितनी तीव्रता का भूकंप था। विद्युत सेल में धनात्मक तथा ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं, यानी कि विद्युत सेल में धनात्मक और ऋणात्मक 2 टर्मिनल पाए जाते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत धारा लिखना है। नेक्स्ट, मिलान करने वाला आपकी ये कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। डीजल जो है वो आपके ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, भारी वाहन में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं डीजल को। पर्यावरण क्या होता है? तो हमारे आसपास का जो प्राकृतिक तत्व वो पर्यावरण में आते हैं। आकर्षण क्या होता है? तो चुंबक का जो असमान ध्रुव होता है उसमें आकर्षण पाया जाता है। पेट्रोल को क्या कहते हैं? पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। फिर मिलान करनी है आपके वापस। कार्बनिक खाद है, तो कार्बनिक खाद में पशु अपशिष्ट और गोबर और पादप अपशिष्ट होते हैं। बाजरा जो होता है वो आपकी खरीफ की फसल है, जवार बाजरा एक खरीफ की फसल है। टीबी जो है आपकी वो जीवाणु जनित रोग होता है, और इसमें डायनासोर जो है आपके विलुप्त होने वाला जंतु है।
फिर मिलान करना है आपको। बाह्य निषेचन पाया जाता है, तो बाह्य निषेचन आपके मेंढक में पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से जो स्रावित होता है इंसुलिन, वो आपके अग्न्याशय से होता है। और अंडज जो होते हैं वो पक्षी जो होते हैं सारे अंडे देने का कार्य करते हैं। और एड्स वो वायरस से जो उत्पन्न होने वाला रोग है। एड्स एक वायरस जनित रोग हो जाएगा, एड्स वायरस के कारण फैलता है। तो वायरस का नाम क्या है इसका वायरस का नाम है HIV। ये HIV वायरस के कारण फैलता है। तो एक तो आपको एड्स का पूरा नाम बताना है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक आपको HIV वायरस का पूरा नाम कमेंट करके बताना है। अगला जो आपके प्रश्न है, आपके वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, किन्हीं 2 वायरस जनित रोगों के आपको नाम बताना है। तो वायरस जनित एक तो आपको एड्स के नाम लिख लेना है, ये एड्स वाला वायरस में उससे होता है। एक आपको खसरे का नाम लिख लेना है। खसरे के अलावा आप इसमें सामान्य जुकाम जो होता है ये भी वायरस के कारण ही फैलता है। फ्लू जो होता है वो वायरस के कारण ही फैलता है, जैसे स्वाइन फ्लू है और कोरोना है, ये सभी वायरस के कारण फैलते हैं। तो वायरस में आप इन सभी का नाम आराम से लिख सकते हैं। चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ये भी वायरस के कारण ही फैलते हैं। हेपेटाइटिस है। और फिर आपके अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए कि सिंचाई के 2 पौराणिक पद्धतियों के नाम बताने की। सिंचाई की जो पुरानी पद्धतियाँ हैं उनके नाम क्या है। सिंचाई की पुरानी पद्धतियों में आप लिखेंगे, एक तो रहट है, एक डेकुली है, एक मोट है, एक फिर आपके चड़स है। ये सभी जो आपकी पुरानी पद्धति जो पुराने समय में अपने दादाजी और फिर उनके दादाजी के द्वारा जो काम में लिया जाता है उनको हम पुरानी पद्धतियाँ कहते हैं। तो ये वाली जो आपकी महत्वपूर्ण जितने भी आपकी सिंचाई की पद्धतियाँ हैं पौराणिक, उनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। रहट, मोट, डेकुली भी होती है। और फिर आपके चेन पंप भी होता है, एक और लिख सकते हैं आप इसमें चेन पंप। ठीक है, चेन पंप भी आपके इसमें उत्तर दे रखा है। जबकि आधुनिक विधियाँ कौन सी है, इसमें आपके छिड़काव तंत्र जिसको हम फव्वारा पद्धति कहते हैं, स्प्रिंकलर जो आपका सिस्टम होता है वो, जो कि असमान भूमि के लिए, असमतल भूमि के लिए काम में लेते हैं। दूसरी आपके बूंद बूंद या फिर ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई की जाती है इसमें, तो ये आपके समतल भूमि के लिए काम में लिया जाता है। अच्छा, आपके पहले पार्ट में एक नाम आया साइलो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले पार्ट में एक नाम आया था आपके साइलो। एक साइलो का फोटो भी दे रखा है और उसके नीचे फिर भंडार गृहों में जो अनाज के बोरे हैं वो भर रखे हैं। तो आप ये कमेंट करके बताना कि साइलो क्या होता है, साइलो किसको कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके संकटात्मक जंतु किसे कहते हैं। 2 के आपके उदाहरण लिखने। तो संकटात्मक जंतु क्या होता है, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, तो इसको हम संकटात्मक जंतु कहते हैं। जैसे बाघ है, बारहसिंगा है और जंगली भैंसा है। इन तीनों के तो आपके फोटो दे रखे हैं, जिनको आप देख लेना, वो आपके संकटात्मक जंतु कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपके मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, यह क्यों होता है। तो मरुस्थलीकरण क्या होता है, जो धीरे धीरे जो उर्वर भूमि होती है, जो उर्वरता वाली भूमि होती है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो ये मृदा का जो इसमें परिवर्तन होता है इसको मरुस्थलीकरण के नाम से जाना जाता है। होता है क्यों ये, तो वनोन्मूलन के कारण होता है। दिन प्रतिदिन हम जो पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं तो धीरे धीरे जो इसमें ये मरुस्थलीकरण का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न आपके कि अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र जो होता है वो आग बुझाने का कार्य करता है और इसमें कौन सी गैस भरी होती है, इसमें CO2 गैस भरी होती है। जो CO2 गैस होती है वो आग को बुझाने में सहायता करती है। तो ये CO2 गैस बनाने के लिए अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा रासायनिक उसमें वस्तु वो डाली जाती है। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका छिड़काव करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो डालते हैं या फिर आपके पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी डाल सकते हैं। ये इन दोनों का आपको इसमें नाम लिख लेना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये तो जो अग्निशामक यंत्र जो होता है इसके द्वारा जो आग लगेगी, यानी कि पानी से जो बुझ जाने वाली जो आग पानी से बुझती है, तो कई सारी जो आग ऐसी होती है जो पानी से नहीं बुझती है। जैसे विद्युत उपकरणों में जब आग लग जाती है उसको पानी से नहीं बुझा सकते हैं। पेट्रोल से जो आग लग जाती है उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपकी ये वाला विधि ही काम में ली जाती है। इसको हम अग्निशामक यंत्र के रूप में CO2 गैस का प्रयोग करके इसको आग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, CO2 से जब हम आग बुझाते हैं वो आग बुझती कैसे है। तो CO2 जो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 एक जो उसको आवरण कर लेती है इसके ऊपर, और ये जो सबसे अच्छा है जो अग्निशामक होता है। अग्निशामक का मतलब अग्नि को बुझाने वाला यंत्र होता है CO2, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो उससे हल्की होती है। अगला प्रश्न आपके गीले वस्त्र और सूखे वस्त्र में कौन जल्दी जलता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपके सूखा वस्त्र जल्दी जलेगा।
नेक्स्ट है गेहूं का रस्ट रोग किस सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है? ये कवक के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न आपके है कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो रॉबर्ट कोच, इसमें आपको नाम लिख लेना है, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच इसमें आपको नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर कैसा करती है? ठीक है, ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। एक तो ये याद करना है इसमें से कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। तो ये कैसे करती हैं? तो ध्वनि की जो प्रबलता है इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसकी जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि है वो भी अधिक प्रबल होगी। जब आयाम कम होगा, छोटा होगा, तो उसका जो ध्वनि है वो भी मंद हो जाएगी। एक तो आपको ये पता करना है कि अपने जो कान है वो कितनी आवृत्ति से, कितनी डेसिबल से अधिक प्रबल शोर को नहीं सुन सकते हैं, अपने शरीर के लिए वो हानिकारक होता है। तो एक तो आपको ध्वनि की जो प्रबलता है उसका आपको मात्रक पता होना चाहिए। ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं? डेसिबल में मापा जाता है। एक आपको ये बताना है कि शोर किसे कहते हैं, शोर किसको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके ये है कि जरायुज जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो वे जंतु जो सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम जरायुज जंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गाय है, जितने पशु हैं वो सारे के सारे। इसके अलावा आपके मनुष्य हैं, मनुष्य भी आपके इसमें जरायुज जंतु में ही आता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके कि गर्भ को परिभाषित कीजिए। तो गर्भ क्या होता है? तो भ्रूण की एक अवस्था होती है जिसमें उसके सभी शारीरिक अंगों की उसमें पहचान हो सकते हैं, उसको हम गर्भ कहते हैं। तो जब है जो गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तब है जो माँ नवजात शिशु को जन्म देती हैं। अगला प्रश्न फिर आपकी ये कि भ्रूण को परिभाषित कीजिए। भ्रूण क्या होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, और युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के एक गोले में बदल जाता है, और बाद में जो इन कोशिकाओं के समूह ही ये सभी कोशिकाएं जो आपस में ग्रुप बनाने लगती हैं और विभिन्न ऊतकों और अंगों का जो उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें बदल जाता है ये। तो इन विकसित होती हुई संरचनाओं को ही भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर आरोपित होकर विकसित होता रहता है। एक आप कमेंट करके बताना कि जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में जनन किस विधि के द्वारा होता है? एक आपके जो अमीबा होता है, अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है? अच्छा, एक आपके क्लोनिंग का आपका नाम सुना होगा। तो प्रथम जो क्लोन है वो कौन सा था? प्रथम क्लोन यानी कि कृत्रिम रूप से जो जीव जंतु को तैयार करना, वो आपके क्लोनिंग के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला जो क्लोन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? इयान विल्मुट के द्वारा। और इनके जो सहयोगी थे इन्होंने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक रोजलिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर इनकी एक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। और उस क्लोन का नाम क्या रखा था इन्होंने? उसका नाम रखा था डॉली बेड। क्या नाम रखा था? डॉली बेड रखा था। और डॉली जो है उसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को, और यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। जो मैमल्स होते हैं इनमें ये पहला स्तनधारी था, डॉली बेड। अगला प्रश्न अपना ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रेड डाटा पुस्तक क्या उपयोग है, और प्रवासी पक्षी का एक उदाहरण दीजिए। तो प्रवासी पक्षी तो आपने देखा होगा, साइबेरियन सारस जो होते हैं वो प्रवासी पक्षी होते हैं जो कि शीत ऋतु में अपने देश में आते। साइबेरिया से, रूस से, बाकी विदेशों से ये आने वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। फिर हम देख लेते हैं कि ये रेड डाटा पुस्तक का उपयोग क्या है। तो पहले ये देखते हैं होती क्या है ये। तो रेड डाटा पुस्तक जो होती है वह पुस्तक होती है जिसमें सभी जो संकटात्मक जो जातियाँ होती है, स्पीसीज होती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग जो रेड डाटा बुक तैयार की जाती हैं। अगला प्रश्न आपके अंत बिंदु किसे कहते हैं, और आइरिस किसे नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो अंत बिंदु क्या होता है? तो अंत बिंदु जो होता है वो शलाकाएँ होती हैं जो कि अपने जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो शंकु होते हैं जो कि रंग वर्णों की सूचना देने का कार्य करते हैं। तो दिक्क तंत्रिका और रेटिना की जो संधि पर एक तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? अंत बिंदु कहा जाता है। और आइरिस किसको नियंत्रित करता है? तो आइरिस का जो काम होता है वो एक छोटा सा द्वार होता है, और आइरिस जो है वो साइज़, जो पुतली की साइज़ होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, जिसको हम परितरिका भी कहते हैं। आइरिस का दूसरा नाम है परितरिका, जो कि पुतली के साइज़ को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न फिर आपके एलईडी का पूरा नाम बताइए और 200 चालक द्रवों के उदाहरण दीजिए। तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड होता है इसका पूरा नाम।
लाइट इमिटिंग डायोड होता है। दो सुचालक द्रवों के उदाहरण, तो सिरका हो गया और नमक का घोल हो गया। सिरका और नमक का घोल दोनों ही आपके विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो एलईडी जो होती है आपके तीन तरह की होती है, इसमें आपके लाल भी होती है, पीली भी होती है और हरी भी होती हैं। तो एलईडी जो होता है वो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, जिसको हम लाइट इमिटिंग डायोड के रूप में जानते हैं। तो एलईडी के साथ में जो दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को क्या कहते हैं? इन तारों को लीड्स कहते हैं। और एक तार दूसरे तार की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। तो जो परिपथ होता है एलईडी, जो परिपथ होता है उसमें एलईडी को जोड़ते समय जो लंबा तार होता है वो बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। जैसे मान लो ये वाली एलईडी है, इस प्रकार की एक एलईडी है, इसके दो तार हैं, एक छोटा तार और एक बड़ा तार। तो बड़ा तार जो होता है वो उसके प्लस सिरे से जोड़ते हैं, और छोटा तार जो होता है उसके परिपथ के जो बैटरी होता है उसके ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। इसका बड़ा तार बैटरी के धन सिरे से और छोटा तार बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा, आपने जो साइकिल के जो हैंडल होते हैं, साइकिल के हैंडल हो गए, तो ये उसको चमकीली दिखाई देती है। तो ये कौन से किस कारण से वो चमकीली दिखाई देती है, इसके ऊपर किसका लेप किया जाता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न आपके कि कर्षण किसे कहते हैं, स्नेहक कहाँ उपयोग होता है? तो कर्षण क्या होता है? तरल के द्वारा जो लगाया गया घर्षण बल है, तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न इसमें यह है कि घर्षण का उपयोग का ये स्नेहक कहाँ उपयोग होता है? तो स्नेहक होता क्या है? घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं, और कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो ये आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है कि जो स्नेहक होता है वो घर्षण को कम करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि कील को नुकीले भाग में ही क्यों रोपा जाता है? इसके चौड़े भाग से उसको धंसाया क्यों नहीं जाता है? कारण दीजिए। तो आपको पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बल बराबर क्या होता है। तो दाब जो होता है वो बल बटा क्षेत्रफल पर होता है। दाब जो लगता है वो बल बटा क्षेत्रफल पर लगता है। दाब बराबर होता है आपके बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको पास्कल भी कहा जाता है। तो ये इसको नुकीले सिरे से ही क्यों इसमें रोपा जाता है, चौड़े भाग से क्यों नहीं? तो इसका कारण ये कि अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसमें आपके दाब कम लगेगा, और अगर क्षेत्रफल कम है तो फिर आपके दाब ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है। तो कम क्षेत्रफल की ओर से लगाने पे उसमें जो बल है वो आपको कम लगाना पड़ेगा। तो इस कारण हम इसको नुकीले भाग से ही रोपते हैं। अगला प्रश्न है रजो दर्शन और रजो निवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो रजो दर्शन क्या होता है? स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यानी कि यौवनारंभ में लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में इससे हो जाता है, और ये कब तक चलता रहता है? ये आपके ये अवधि आपके 45 से 50 वर्ष तक चलता रहता है। तो यौवनारंभ में अंडाणु परिपक्व होने लगता है, और अंडाशय में से एक अंडा परिपक्व होकर उसमें से लगभग ये 28 से 30 दिनों के अंतराल में किसी एक अंडाशय द्वारा उसका निर्मोचन होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, और जिससे कि वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सकता है। अगर जो अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो उस स्थिति में अंडाणु और गर्भाशय की जो मोटी स्तर है वो उसका रुधिर वाहिका सहित जो निस्तारण हो जाता है, और इससे क्या होता है? स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं, या फिर इसको रजोधर्म भी कहा जाता है। ऋतुस्राव लगभग जो 28 से 30 दिनों तक एक बार होता है, और पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ के समय होता है, जिसको कि रजो दर्शन कहते हैं। तो आपको इसमें केवल रजो दर्शन की परिभाषा देनी है। तो पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ के समय होता है, यानी कि 10 से 12 वर्ष की उम्र में, यानी कि 13 वर्ष की उम्र में जो शुरू होता है, तो इसको रजो दर्शन कहा जाता है। रजो निवृत्ति क्या होती है? तो रजो निवृत्ति जो होती है वो ऋतुस्राव के रुक जाने की प्रवृत्ति को रजो निवृत्ति कहते हैं, और 45 से 50 वर्ष की उम्र में रजो निवृत्ति की आयु होती है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो जब जल का जो पीएच मान है, बरसात का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाए तो ये जो वर्षा होती है इसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है रेड डाटा पुस्तक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो जो संकटात्मक जंतु है उनका रखा जाता है, साथ ही विलुप्त हो चुके जंतुओं का भी रखा जाता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को चित्र बनाकर समझाइए। तो आपको अपनी किताब में से देख के अच्छे से समझ लेना है। अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जरायु जंतु और अनप्रजक जंतु की परिभाषा लिख। तो पहले हम देख लेते हैं जरायु जंतु कौन से होते हैं। तो कुछ जंतु क्या होते हैं? विकसित शिशु को ही जन्म देते हैं।
तो उनको हम जरायुज जंतु कहते हैं। यानी कि वह जंतु जो सीधे ही शिशु को, बच्चे को जन्म देते हैं, उनको हम जरायुज कहते हैं। जैसे कुत्ता है, गाय है, मनुष्य है, ये सभी सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जरायुज जंतु कहते हैं। लेकिन कुछ जो जंतु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके सीधा अंडा देने का कार्य करते हैं। सीधे जिसमें जीव का निर्माण जो होता है वो अंडे के माध्यम से होता है, तो इसको हम अंडपरजक कहते हैं। जैसे मुर्गी है, यह आपके अंडपरजक का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका ये है कि डिब्बाबंद भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखो, डिब्बाबंद खाने का सेवन न करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इस खाने को डिब्बे के अंदर ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए इसमें कई प्रकार की अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं। इन चीज़ों का एक नुकसान तो है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जो कि हमें बहुत ही जो नुकसान देता है। इससे खाने से चीनी और नमक की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगला प्रश्न आपके कि हम सीखते समय अपने नाक और मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, क्यों? ऐसा नहीं करने पर कौन से रोग फैलने के संकेत हो सकते हैं। तो जब हम जो नाक और मुंह पर रुमाल नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा कि रोगाणु के जो फैलने के जो तरीके हैं उसमें ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इनकी रोग जो है वो ज़्यादा फैलता है। अगर जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में मास्क लगाए थे सबने, तो उसका कारण क्या है, वो यही है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो वायु के माध्यम से ना फैले। तो मान लो किसी व्यक्ति को कोई रोग हो रहा है जो संचरणीय रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे खांसी है, स्वाइन फ्लू है, ठीक, कोरोना है, तो वह दूसरे व्यक्ति में आराम से उसके माध्यम से फैल जाता है। इसीलिए जो उसमें उसका छींकते और खांसते समय इसके नाक और मुंह पर रुमाल रखने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न आपका ये कि सूक्ष्म जीव के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, इनके कोई 2 लाभ बताइए। तो सूक्ष्म जीव का एक तो आपको कितने प्रकार होते हैं वे बताना है, और एक आपको ये बताना है कि इसके लाभ क्या क्या, सूक्ष्म जीव के लाभ क्या क्या हैं। तो पहले तो आप इसके प्रकार देखेंगे, ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कवक हैं, कवक के बाद में आप इसमें लिखेंगे जीवाणु है, कवक जीवाणु, इसके बाद जीवाणु के बाद आप लिखेंगे इसमें कवक जीवाणु, वायरस है, कि वायरस है, और वायरस के अलावा आपको इसमें याद रखना है। तो 4 प्रमुख भाग कौन कौन से, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, ठीक है, और आपके प्रोटोजोआ, क्या है इसमें आपके प्रोटोजोआ। तो इसमें आप प्रोटोजोआ भी लिख सकते हैं, इसमें कवक, जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ, ठीक है, ये 4 नाम आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। जो वायरस होता है, विषाणु, वो भी एक सूक्ष्म जीव ही होता है। तो जो जुकाम है, स्वाइन फ्लू है, खांसी है, वो सभी वायरस के कारण ही फैलते हैं। पोलियो, खसरा, ये भी आपके वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। जबकि जो अतिसार और मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। एक आपके जो टाइफाइड और क्षय रोग है, टीबी, उसका आपको याद रखना है, वो जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि मिट्टी पौली करने के कोई 2 लाभ बताइए। तो मिट्टी पौली करने से एक तो इसमें जो पोषक तत्व हैं इनका उपयोग जो अच्छी प्रकार से हो जाता है। मिट्टी के उलटने पलटने से और पौला करने से पोषक पदार्थ जो ऊपर आ जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो मिट्टी को उलटना पलटना और पौला करना फसल उगाने के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और ये लाभदायक भी होता है। रेड डाटा पुस्तक के बारे में आपने देख ही लिया कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक होती है जो संकटग्रस्त या जो संकटात्मक जो स्पीशीज होती हैं उनका रिकॉर्ड रखने का कार्य करती हैं। उसको लाल आंकड़ों की किताब भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं। ये परिवर्तनीय परावर्तन, ये पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं, और अंधे व्यक्ति के पढ़ने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये तो ब्रेल लिपि काम में लेते हैं, तो आपको पता होगा कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अंधे व्यक्ति के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि काम में ली जाती है। तो फिर एक नाम आया इसमें आपके पार्श्व परावर्तन कि ये पार्श्व परावर्तन होता क्या है। तो पार्श्व परावर्तन में क्या होता है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब में वस्तु का जो बायां भाग है वो दर्पण का दायां भाग होता है, और दर्पण का जो बायां भाग है वो वस्तु का बायां भाग होता है। तो आपको अगर कांच में देखेंगे, अगर आप बायां भाग दाईं ओर दिखे और दायां भाग बाईं ओर दिखे, तो इस परावर्तन को क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। और इसी परावर्तन के कारण एम्बुलेंस के ऊपर आपने देखा होगा, एम्बुलेंस उल्टे अक्षरों में लिखा होता है। वैसे परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। समतल दर्पण के लिए नियमित परावर्तन होता है और खुरदरे पृष्ठ के लिए विसरित परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, दाब का सूत्र लिखिए। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, दाब का मतलब ये होता है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको दाब कहते हैं। तो बल बटा क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है, और दाब का सूत्र लिखता है तो यहाँ पर लिखेंगे बल बटा क्षेत्रफल।
P बराबर F अपॉन A। ये F बल होता है, A एरिया क्षेत्रफल होता है और P इसमें आपके प्रेशर दाब होता है। दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्क बल के दो उदाहरण दीजिए। तो जिसमें दो वस्तुओं का संपर्क में आना जरूरी है तो आपके कौन सा बल हो जाएगा, एक तो आपके घर्षण बल है, एक आपके पेशीय बल है। जो मांसपेशियों के द्वारा बल लगता है उसको हम पेशीय बल कहते हैं। नेक्स्ट है नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए कि नियमित परावर्तन में और विस्तृत परावर्तन में क्या क्या अंतर होता है। तो याद रखना इसमें नियमित परावर्तन जो होता है वो समतल पृष्ठ के लिए होता है, जबकि विस्तृत परावर्तन आपके खुरदरे पृष्ठ के लिए होता है। इसमें नियमित परावर्तन में आने वाली किरणें समांतर आती है और वापस परावर्तित किरणें भी वापस समांतर जाती है, जबकि विस्तृत परावर्तन में ऐसा नहीं होता है। विस्तृत परावर्तन में आने वाली किरणें समांतर होती हैं लेकिन जाने वाली किरणें वापस समांतर नहीं होती हैं। देखो शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, ठीक है। और उसे चालक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जा सकता है, तो उसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें। उसमें एक तो नमक मिला दो, नमक का जलीय विलयन बना दो, वो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। या फिर आप नींबू का रस डाल दो, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से किसी को भी डाला जाता है। और अम्ल क्षार या लवण जो होते हैं वो अधिकांश विद्युत विलयन जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि श्रव्य, पराश्रव्य और अवश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, इनकी परास बताइए, ठीक है। श्रव्य ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसके आप कान जिस ध्वनि का जो अपन मनुष्य सुन सकते हैं उसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो श्रव्य ध्वनि का जो परास है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लगाकर आपके 20 किलो या फिर 20,000 हर्ट्ज तक है जो इसका परास होता है, ठीक है। मानव की जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज तक है जो मानव के कान सुन सकते हैं, तो इसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। फिर एक होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का जो उपयोग है वो आपने देखा होगा, सोनोग्राफी वगैरह जो करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड, वो उसमें पराश्रव्य ध्वनि का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ ध्वनि ऐसी होती हैं, कुछ ध्वनि ऐसी होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम को भी सुन सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो अपने जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं, इसकी ध्वनि को सुना जा सकता है। अगला प्रश्न आपके ये निषेचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो निषेचन जो होता है वो अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है उसको निषेचन कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है उसको निषेचन कहा जाता है। ये निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह होता है जिसमें निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, मुर्गी, ये आंतरिक निषेचन के उदाहरण हैं। जबकि बाह्य निषेचन में जो निषेचन होता है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, तो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे आपके मेंढक हैं, मछली है, स्टारफिश है, वो बाह्य निषेचन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर बताना है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य तो वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जंतु और उनके आवास में जो किसी भी प्रकार के जो विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में वन्य जीवन, पौधे और जंतु और भी जो संसाधन हैं तथा उस क्षेत्र में जितने भी आदिवासी हैं वो अपना पारंपरिक ढंग से जो अपने जीवन यापन हेतु एक विशाल जो सुरक्षित क्षेत्र होता है जिसको हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, कमेंट करके इसका उत्तर आप मुझे ज़रूर बताना। अगला प्रश्न आपकी ये कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, मुकुलन को चित्र के द्वारा समझाइए। तो अलैंगिक जनन से पहले आपको लैंगिक जनन के बारे में पता होना चाहिए। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर तथा मादा दोनों युग्मों के जो संलयन होकर जो जनन होता है इसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो मुकुलन को समझा रहे हैं तो मुकुलन को चित्र सहित आप हाइड्रा के माध्यम से अच्छे से समझा सकते हैं। तो हाइड्रा में क्या होता है, प्रत्येक हाइड्रा के ऊपर है जो एक या एक से अधिक उबार दिखाई देता है। ये उबार विकसित होते हुए नए जीव के होते हैं जिनको मुकुल कहते हैं। तो मुकुलन को आप चित्र के द्वारा हाइड्रा के माध्यम से अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक मच्छर अपने पंखों से 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित कर रहा है, तो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन का आवर्तकाल आपको बताना है। तो आवर्तकाल जो होता है ये इसकी आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति कितनी, 400 कंपन प्रति सेकंड इसकी आवृत्ति है।
तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/t, 1/t बराबर 1/n हो जाएगा। तो ये 1/, आपके इसमें 400 हो जाएगी। अगला प्रश्न फिर आप कीजिए कि वनोन्मूलन किसे कहते हैं, इसके क्या प्रभाव है। तो पेड़ पौधों का लगातार जो कमी होती जा रही है, वनों का उन्मूलन किया जा रहा है, तो इसको हम वनोन्मूलन कहते हैं। इसके प्रभाव क्या क्या है, तो उसमें वायु प्रदूषण है, आपके ध्वनि प्रदूषण है, ये इसका प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इसके प्रमुख प्रभाव है। अगला प्रश्न आपके फिर आपकी दाही पदार्थ किसे कहते हैं, स्वतः दहन और तीव्र दहन के उदाहरण सहित समझाइए। दाही किसे कहा जाता है, तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है उसको दहन करते हैं, और जिस पदार्थ का दहन होता है उसको हम दाह्य कहते हैं। तो दाह्य में आपको इसको ईंधन भी कहते हैं, जिसमें ठोस द्रव और गैस हो सकता है। तो जैसे मैग्नीशियम है, कोयला है, ये आपके दाह्य पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। स्वतः दहन और आपके तीव्र दहन, इसके उदाहरण आपको देख के बताना है। स्वतः दहन क्या होता है, स्वतः दहन वो दहन होता है जिसमें बिना किसी जो प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ आग जल जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वतः दहन कहते हैं। यानी कि अचानक जो अपने आप आग लग जाती है उसको हम स्वतः दहन कहते हैं। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कमरे की ताप पर वायु के संपर्क में आते ही वो जो क्या होते हैं, जल उठते हैं। तो ये आपके स्वतः दहन का उदाहरण है। फिर आपके तीव्र दहन वाला बताना है। तो तीव्र दहन क्या होता है कि गैस तेजी से जो जलने लगती है और ऊष्मा और प्रकाश का उत्पन्न करती है, तो इस प्रकार का जो दहन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तीव्र दहन कहते हैं। तो जैसे हम स्टोव, जैसे मान लो एक जलती हुई माचिस की तीली, गैस लाइटर हम रसोई की गैस के निकट ले जाते हैं, तो गैस का स्टोव जब हम उसको चलाएंगे तो गैस निकलना शुरू हो जाएगी और अचानक जो गैस तेज से बाहर निकलती है और उसमें क्या होता है, प्रकाश और उसमें उत्पन्न होती है। इस प्रकार का जो दहन होता है उसको तीव्र दहन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। तो अक्षय प्राकृतिक क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि अक्षय प्राकृतिक वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है। मतलब हम जितना भी इसका उपयोग करें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, ये कभी भी समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है। और समाप्त होने वाले संसाधन कौन से होते हैं, तो इन स्रोतों में इनकी जो मात्रा है वो प्रकृति में सीमित मात्रा होती है। ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो समाप्त हो सकते हैं, और इन संसाधनों को हम समाप्त होने वाले संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, खनिज है, वन और वन्य जीव है, ये सभी आपके समाप्त होने वाले संसाधन हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि कार्बनीकरण किसे कहते हैं, CNG का पूरा नाम बताइए। तो कार्बनीकरण क्या होता है, मृत वनस्पति में के जो धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको हम कार्बनीकरण कहते हैं। और कार्बनीकरण जो होता है वो कोयले का होता है, और कोयला एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत लेपन किसे कहते हैं। पहियों की रिम और जो नए साइकिल के हैंडल होते हैं वो आपने देखा चमकदार दिखाई देते हैं। तो ये चमकदार क्यों दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि इसके ऊपर विद्युत लेपन की जाती है। किसकी विद्युत लेपन करते हैं, तो उसको क्रोमियम की जो विद्युत लेपन है वो की जाती है। तो ये विद्युत लेपन होता क्या है, तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत को चढ़ाना या निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको विद्युत लेपन कहते हैं। और विद्युत लेपन जो किया जाता है वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के द्वारा जो इसको किया जाता है। तो जैसे लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और ये जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर इसको यसद लेपन भी कहते हैं। और साइकिल के हैंडल पर जो या पहियों की जो रिम होती है वो चमकीली होती है, इसका कारण क्या, उसके ऊपर क्रोमियम के लेपन किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी ये है कि भूकंप मापक जो यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, और भूकंप से बचने के कोई 2 उपाय आपको बताना है। तो देखो भूकंप जो मापा जाता है वो भूकंप मापी, यानी कि इसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, या रिक्टर पैमाने के ऊपर इसको मापा जाता है। किसके ऊपर मापते हैं इसको, भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। तो आपने देखा होगा 26 जनवरी 2001 को सबसे बड़ा भयंकर भूकंप आया था आपने गुजरात का जो भुज क्षेत्र है वहाँ पर, वो 26 जनवरी 2001 को 26 जनवरी 2001 को गुजरात का जो भुज क्षेत्र है वहाँ पर सबसे बड़ा जो भूकंप देखने को मिला था। तो भूकंप मापने के जो यंत्र होता है उसको भूकंप लेखी भी कहा जाता है, जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको भूकंप लेखी भी कहा जाता है। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। भूकंप से बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो एक तो आपको ये कि जो भी भवन है वो आजकल बनाए जा रहे हैं, वो जितने भी क्षेत्र जहाँ पर भूकंप ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको ये अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए कि भूकंप का जो
आने का सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो उसके भवनों की डिज़ाइन ऐसी बनाई जाए ताकि वो जो भूकंप से प्रभावित ना हो सकें। इसके अलावा जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ पर जो मकान है जो वो लकड़ियों के बनाने चाहिए, ताकि जो भूकंप है जो भूकंप से वो नीचे गिर जाए तो भी इसको वापस उठाया जा सके। और इसके अलावा आपके केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप रोधी जो मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है, तो उस जानकारी के आधार पर भी आपको मकान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो अगर भूकंप के झटके लगने की स्थिति में है आप और आपके अपने बचाव के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो आप किसी मेज़ के नीचे आश्रय ले सकते हैं, झटके के रुकने तक वहीं पर बने रहें। ऐसी ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहे जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर में हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से बचाव करें। और अगर मान लो आप घर से बाहर हैं और भूकंप आ रहा है तो भवनों और बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं इनके जो विद्युत लाइन जा रही होती है उससे किसी खुले स्थान पर आपको चला जाना चाहिए और धरती पर आपको लेट जाना चाहिए। यदि आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे खुले स्थान पर पहुँचे और भूस्पंदन की समाप्त होने पर जो वह पहले से बाहर ना निकले। अगला प्रश्न आपका ये कि पीसीआरए का पूरा नाम लिखिए और कोक का एक उपयोग बताइए। तो पीसीआरए क्या होता है? भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए होता है और इसने लोगों को सलाह दी है कि गाड़ी चलाते समय आपको किस प्रकार से जो पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं, जिसमें आपके प्रमुख है कि जहाँ तक संभव हो वहाँ पर गाड़ी का समान और मध्यम गति से चलाना चाहिए। और यातायात लाइटों पर है जो जहाँ आपकी प्रतीक्षा करनी हो वहाँ पर गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। टायर का जो दाब है वो सही रखना चाहिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव करना चाहिए। ये इसके प्रमुख सुझाव थे। इसमें अगला प्रश्न है कि कोक का एक उपयोग बताएं। तो कोक का जो उपयोग किया जाता है वो इस्पात उद्योग में किया जाता है। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इस कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक जो है एक सरंध्र कठोर काला पदार्थ होता है और ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है गुरुत्व बल किसे कहते हैं? यह बल किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो गुरुत्व बल जो होता है वो आपके असंपर्क बल होता है, इसको हम असंपर्क बल कहते हैं। और ये गुरुत्व बल होता क्या है? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो वह बल जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है इसको हम गुरुत्व बल कहते हैं। और ये किस प्रकार का है? जो आपके संपर्क बल का, ये असंपर्क बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका है कि परखनली शिशु के बारे में आप क्या जानते हैं? तो परखनली जो शिशु होता है उसमें आपके कृत्रिम निषेचन होता है और ये शरीर के बाहर निषेचन होता है। और इसमें फिर आपकी जो विकसित जो युग्मनज होता है उसको 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। इसके बाद में जो माता के गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म होता है। सामान्य शिशु की तरह जो इसका जन्म होता है, तो इस तकनीक से जो जन्म होते हैं शिशु उन सभी को हम परखनली शिशु के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि संकटात्मक जंतु किसे कहते हैं और 2 इसके उदाहरण दीजिए। तो जिनकी जो संख्या है वो निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है उनको हम संकटात्मक जंतु कहते हैं। जैसे बारहसिंगा है, ठीक है, बाघ है, इसके अलावा जंगली भैंसा है, ये आपके इसके उदाहरण हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर और इसके उदाहरण। वनस्पति जात क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं और किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको हम प्राणी जात कहते हैं। वनस्पति जात में आप लिख सकते हैं साल है, सागवान है, आम है, जामुन है, सिल्वर फर्न है, अर्जुन है, ये वनस्पति जात के उदाहरण है। जबकि प्राणी जात में चिंकारा, नीलगाय, बार्की हिरण, चित्तल तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सभी आपके प्रमुख है जो आरक्षित ये प्राणी जात हैं। और पंचमंडित जैव आरक्षित क्षेत्र के ये प्राणी जात आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपकी किताब में इनके फोटो सभी के दे रखे हैं। अगला प्रश्न आपके है कि पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया बताते हुए कोई 4 पेट्रोलियम के संगठक के नाम आपको लिखने हैं। तो पेट्रोलियम की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो आपको बता देनी है। और पेट्रोलियम जो बनने में लाखों करोड़ वर्ष लग गए हैं, ठीक है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब से ये मृत हुए हैं इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत मिट्टी की जहाँ पर जो तहों द्वारा इसको ढक लिया गया। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप में जो मृत जीवों का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया गया है। कोई 4 संगठक तो आप इसमें लिख सकते हैं। संगठक कौन कौन से? एक आप इसमें लिख सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, डीजल, स्नैक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमिन, ये सभी इसके प्रमुख है जो संगठक हैं। अक्षय प्राकृतिक और समाप्त होने वाले के उदाहरण आपने पहले यहाँ पे बता दिए हैं।
अगले हाँ आपके ये एक क्वेश्चन छूट गया ऊपर, इसको देख लेते हैं कि ऊष्मीय मान को परिभाषित करते हुए उसका मात्रक लिखना है। तो ऊष्मीय मान क्या होता है कि किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा की मात्रा, उसको हम उसका जो मान होता है उसको ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान का जो मात्रक है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ऊष्मीय मान क्या होता है इसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। केजी लिखना है इसमें आपको, केजे प्रति केजी। और जिसमें सबसे अधिक आपको ऊष्मीय मान होता है वो आपको याद रखना हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, 1,50,000 होता है। और बाकी आप इसमें जैव गैस का लिख सकते हैं, इसमें 35 से 40,000। और LPG का होता है 55,000। जबकि जो मेथेन और CNG होती है इसका 50,000 होता है। डीजल का 45 होता है, केरोसिन का भी 45 होता है, पेट्रोल का भी 45,000 होता है। और गोबर के उपले का सबसे कम होता है, 6,000 से 8,000 होता है। जिसका ऊष्मीय मान जितना कम होगा वो उतनी कम ऊष्मा देता है और उससे प्रदूषण भी ज़्यादा फैलता है। जिसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है वो प्रदूषण कम फैलाता है और ऊष्मा भी वो ज़्यादा देता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जब अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं? तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि बहुत ही खतरनाक गैस होती है, दमघोटू और संक्षारक गैस होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन में नाइट्रोजन के जो गैसीय ऑक्साइड है वो छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं जिसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। और जो फसलों को, भवनों को और मृदा को बहुत ही हानिकारक नुकसान है जो पहुँचाते हैं। इसके लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो गैसों में आप लिखेंगे सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये सभी गैसें इसमें आपके उत्तरदायी होती है। सल्फर, नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि पाश्चुरीकृत को परिभाषित करते हुए खाद्य परिरक्षण की 2 विधियों का वर्णन करना है। तो पाश्चुरीकृत किसे कहते हैं? एक तो आपको इसका परिभाषा लिखनी है और एक इसके खाद्य परिरक्षण की जो 2 विधियाँ हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो पाश्चुरीकरण का क्या होता है? ये पाश्चुरीकृत में क्या होता है कि इसमें जो द्रव होता है उसको लगभग जो उच्च ताप पर लगभग है जो 70 डिग्री तक इसमें ये दूध के लिए काम में लिया जाता है। और इसमें दूध को 70 डिग्री तक है जो 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं। और इसमें बिना उबाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री तक गर्म 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और फिर इसको एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसका भंडारण कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। और इस प्रक्रिया की जो खोज हुई थी वो लुई पाश्चर के द्वारा हुई थी, इसलिए इसको हम पाश्चुरीकरण के नाम से जानते हैं। खाद्य परिरक्षण की 2 विधियों के नाम बताना है। तो 2 विधियों में आप इसका एक तो रासायनिक प्रकार से कर सकते हैं, दूसरा नमक के द्वारा, चीनी के द्वारा, तेल और सिरके के द्वारा, और ठंडा करके या फिर गर्म करके भी इसको परिरक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आपको जो रोग कारक बताना है। तो रोग कारक क्षय रोग होता है और क्षय रोग जो होता है वो फेफड़ों से संबंधित एक संक्रामक रोग होता है। ये फेफड़ों को प्रभावित करता है जिसको हम टीबी कहते हैं। इसका जो इसमें होता है इसको टीबी के नाम से जाना जाता है और इसको ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है ये और इसका पूरा नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके कारण ये फैलता है। तो पोलियो जो फैलता है वो एक वायरस के कारण फैलता है। इसमें इसका नाम पोलियो वायरस ही होता है। इसके आप इसमें याद रख सकते हैं पोलियो वायरस, जो कि गले और आंतों को संक्रमित करने का कार्य करता है। तो कोरोना जो फैलता है ये भी आपके वायरस के कारण ही फैलता है, जबकि मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण होता है और प्रोटोजोआ के कारण ये फैलता है। अगला प्रश्न आपके कि डॉक्टर की सलाह के बिना प्रतिजैविक दवाइयाँ लेना क्या उचित है? नहीं तो क्यों? ठीक है, तो हाँ, डॉक्टर की जो सलाह लेकर ही आपको जो प्रतिजैविक दवाइयाँ लेना चाहिए। उसका क्या कारण है? तो ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही आपको प्रतिजैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स पूरा करना भी चाहिए आपको। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपकी आवश्यकता ही नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो उसका जब आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई जो प्रतिजैविक होती है, जो एंटीबायोटिक होती है, वो शरीर में उपस्थित जो उपयोगी जीवाणु होती है उनको भी मार देती है, नष्ट कर देती है। और सर्दी जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये विषाणु के द्वारा होता है। तो ये एंटीबायोटिक के द्वारा होने वाला होता है, इसलिए सर्दी जुकाम और फ्लू जैसी प्रतिजैविक इसमें काम में नहीं आती है। फिर आपके अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। लैक्टोबैसिलस ये आपके दही में पाया जाता है और CO2 ये विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी है। सरसों एक रबी की फसल है। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है।
अच्छा, एक प्रश्न आपके बीच में छूट गया, कोक और कोलतार क्या है? कोक और कोलतार क्या है? तो कोक जो होता है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है और इसका उपयोग जो किया जाता है वो उद्योगों में, औद्योगिकरण में, इस्पात के उद्योग में किया जाता है। और फिर आप कहते हैं कोलतार, जिसका उपयोग ये काला गाढ़ा अप्रिय द्रव होता है, जिसमें 200 प्रकार से जो अधिक इसमें मिश्रण होता है और इसका उपयोग रोड बनाने में, पेंट में, संश्लेषित में, इसमें सबको उपयोग में लिया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उसको दाब कहा जाता है। और दाब का मात्रक क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे, मैंने पहले बता रखा है ये। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है इसको कहा जाता है पिट्यूटेरिन हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसको, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अग्निशमन यंत्र में आग कौन सी गैस से बुझाई जाती है? तो CO2 गैस से उसको बुझाया जाता है। LPG पेट्रोल का पदार्थ है, तो एक ज्वलनशील पदार्थ है। LPG पेट्रोल ये सभी एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें लिखेंगे ज्वलनशील पदार्थ हैं। अगला प्रश्न आपकी निबंधात्मक है, तो निबंधात्मक में पहला पार्ट है कृषि पद्धतियाँ क्या है, इन्हें क्रम से लिखिए। तो कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? तो किसी भी फसल को उगाने के लिए किसान अनेक क्रियाकलाप जो समय के साथ में करता है, तो इन सभी क्रियाकलाप को ये सभी जो क्रियाकलाप होते हैं वो जो काम करते हैं उसको हम कृषि पद्धति कहते हैं। जैसे इसके क्रम से आपको याद रखना, आपकी जो 7 इसमें क्रम दे रखे, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर उसके बाद में बुआई करना, फिर तीसरे नंबर पे खाद और उर्वरक देना, चौथे नंबर पे सिंचाई करना, पाँचवें नंबर पे हम इसको खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, छठे नंबर पे कटाई करेंगे और सातवें नंबर पे भंडारण करेंगे। तो ये आपको ये 7 ही क्रम है वो अच्छे से याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है उर्वरक क्या है और उर्वरक का लाभ क्या है? तो उर्वरक जो होते हैं वो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं और इससे क्या लाभ है? तो पहले हम उर्वरक को एक बार और देख लेते हैं। उर्वरक कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं, वे खाद्य से अलग होते हैं और इनका निर्माण जो किया जाता है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है। कुछ प्रमुख उर्वरक जैसे आप याद रखेंगे, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है, NPK है। इसमें NPK का पूरा नाम क्या होता है? NPK। इसमें N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब इसमें पोटेशियम होता है। इनसे क्या लाभ है? तो इनका उपयोग करने से किसानों को गेहूं, धान और बाकी जो फसलें होती हैं, मक्का जैसी फसलें, इनकी अच्छी उपज प्राप्त होती हैं। और अगला प्रश्न है कि उर्वरक और खाद में आपको अंतर बताना है। तो उर्वरक तो जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जबकि खाद जो होता है वो अपशिष्ट से तैयार किया जाता है। ये उर्वरक आपकी फैक्ट्री में बनता है और खाद आपके खेतों में या इसमें गड्ढे में बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके खरपतवारनाशी क्या है? तो खरपतवारनाशी क्या होती है? रसायनों के उपयोग के द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है, इसको हम खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D एक खरपतवारनाशी का उदाहरण है। खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है, जिनसे कि खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को इसका कोई नुकसान नहीं होता है। खरपतवार को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर हम स्प्रे करके भी जो इसमें खेतों में छिड़काव करते हैं। फिर इसके आगे प्रश्न है कि आधुनिक सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। तो सिंचाई की आधुनिक 2 विधियाँ कौन कौन सी है? एक तो आपके छिड़काव तंत्र है, फव्वारा पद्धति, और एक आपकी ड्रिप सिस्टम है जिसको बूंद बूंद सिस्टम कहते हैं। टपकन विधि भी कहा जाता है इसको, बूंद विधि को टपकन विधि भी कहते हैं। फिर आपकी जो किताब में दे रखी है दोनों विधियों का फोटो दे रखा है, दोनों को आपको जैसे प्रकार से बना लेना है। जल की कमी वाले प्रदेश में सिंचाई की कौन सी विधि? अच्छा, ये तो आपके हो गया। ये आधुनिक परंपरागत औजारों से बेहतर है या नहीं, कैसे? तो आधुनिक जो औजार है वो परंपरागत औजारों से बेहतर है, क्योंकि एक तो समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, कीमत की जो बचत होती है, उत्पादन अधिक होता है। जल की कमी वाले प्रदेश में सिंचाई की कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो उसमें आपकी बूंद बूंद जो सिंचाई पद्धति है उसको काम में लिया जाता है और फव्वारा पद्धति को भी काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न आपके कि नाइट्रोजन चक्र को चित्र सही समझाइए। तो नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों में आवश्यक संघटक होता है, जो प्रोटीन, पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, विटामिन होता है, इन सभी में उपस्थित होता है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते और मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीलहरित जो शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन उसको यौगिकों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ये पूरा एक चित्र बना रखा है आपके नाइट्रोजन चक्र का। तो आपकी सूक्ष्म जीव और मित्र और शत्रु वाला जो पार्ट है उसमें से देख के वो चित्र आप अच्छे प्रकार से बना लेना। चित्र है 2.10 नाइट्रोजन चक्र।
खाद्य परीक्षण किसे कहते हैं? तो खाद्य परीक्षण खाने की चीज़ों को लंबे समय तक भंडारण करके रखना खाद्य परीक्षण कहलाता है। और किन्हीं 3 विधियों को विस्तार से समझाना है। तो इसमें आप रासायनिक विधि लिख सकते हैं, नमक के द्वारा परीक्षण कर सकते हैं, या फिर पाश्चुरीकृत करके कर सकते हैं, और फिर चीनी के द्वारा परीक्षण करके, और एक आपके तेल और सिरके के द्वारा परीक्षण करके भी इसका खाद्य परीक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कार्बनीकरण क्या है? तो मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। एलपीजी कोयले की तुलना में एक श्रेष्ठ अच्छा ईंधन है। कैसे? तो एक तो एलपीजी से ईंधन इसमें आपके स्वच्छ ईंधन होता है, और ये वायुमंडल को स्वच्छ रखने का कार्य करता है, और ये कोयले के द्वारा जो प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा फैलता है। अगला प्रश्न, पानी को जल्दी गर्म करने के लिए आप उसे ज्वाला के कौन से हिस्से के पास में रखेंगे और क्यों? ज्वाला का चित्र बनाकर उसको नामांकित चित्र बना के समझाना है। तो सबसे ऊपरी भाग में रखेंगे क्योंकि ऊपरी भाग सबसे गर्म होता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और उसकी आवासों का संरक्षण है तो चिन्हित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इन क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। तो वनस्पति जात, प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण है तो जो चिन्हित क्षेत्र किए गए उन क्षेत्रों के नाम आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे अपने राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, इनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र होता है जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर स्वतंत्र रूप से जो आवास और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन जीवन पौधों और जंतुओं का संसाधन होता है जहाँ पर उस क्षेत्र के आदिवासी पारंपरिक रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है घर्षण हानिकारक है लेकिन अनिवार्य भी है, क्यों? 4 उदाहरण देकर समझाइए। या आप अपनी किताब में देखिए, इसको से अच्छी प्रकार से देख लेना। कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक में कायांतरण का जो चित्र बनाकर इसको समझाना है। तो जो टेडपोल होता है उसका वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का संक्षेप में चित्र बनाकर सचित्र वर्णन करना है। तो मादा जनन तंत्र का आपको इसमें चित्र बना के वर्णन करना है। नेक्स्ट है निम्न के कारण दीजिए। कार और ट्रकों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए। कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। मैकेनिक द्वारा मशीनों पर ग्रीस क्यों लगाया जाता है? ये भी घर्षण को कम करने के लिए लगाया जाता है। खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों होते हैं? तो ये भी आपके घर्षण को बढ़ाने के लिए होते हैं। नए जूते के सोल पर गहरी दारी का होना ये भी आपके घर्षण को बढ़ाने का कार्य करता है। माचिस की सतह खुरदरी होता है तो ये आपके घर्षण को बढ़ाने के लिए होता है। वनोन्मूलन के कारण इसके दुष्प्रभाव आप जो अपने किताब में जो दे रखा है, आपका जो पार्ट है पौधे और जंतुओं का संरक्षण वाला पार्ट, वहाँ से आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर सकते हो। वैसे वनोन्मूलन होता क्या है? वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का समाप्त होना, समाप्त करने पर जो प्राप्त भूमि है उसका अन्य कार्यों में उपयोग करना। और वन से वृक्षों की कटाई क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? तो एक तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों में निर्माण करना, फर्नीचर बनाने और लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए हम वनोन्मूलन करते हैं। इसके अलावा दावानल जो होता है, दावानल और जो आपके भीषण सूखा होता है वो भी वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारक होता है। ये प्राकृतिक कारक है दावानल और भीषण सूखा। दावानल में क्या होता है? ये जंगल में अपने आप आग लगती है, इसको दावानल कहा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फसल किसे कहते हैं और फसल कितने प्रकार की होती है और इनके प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। तो फसल क्या होते हैं? फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उनको हम फसल कहते हैं। और फसल अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे इसको मोटे मोटे तौर पर फसल को 2 भागों में बांटा जाता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल वह फसल होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में सामान्यतः वर्षा जून से सितंबर महीने तक होती है, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सभी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल कौन सी होती है? तो रबी की फसल वो फसल होती है जो शीत ऋतु में यानी कि अक्टूबर से मार्च महीने तक उगाई जाती है। रबी की फसलें कहलाती है, जिसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। ये अलसी का भी नाम याद रखना, आलसी नहीं है, ये अलसी है। ये तो अलसी ये आपकी रबी की फसल के उदाहरण हैं। फसल पद्धतियों का क्रम से बताना है तो फसल पद्धति आपकी मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार की सुरक्षा करना, कटाई और भंडारण, इसके क्रम से इसको लिख देना है। घर्षण बल किसे कहते हैं? मित्र और शत्रु के रूप में आपको बताना है। तो ये तो हमने कितनी बार चर्चा कर ली। अब आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उनके उत्तर आप जो अपने हिसाब से याद कर लेना। इनकी हम बार बार जो ऊपर चर्चा कर चुके हैं, वापस इनको रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। इसके अलावा मनुष्य में लिंग निर्धारण का चित्र रेखा चित्र के द्वारा समझाइए।
जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियों के नाम और किन्हीं 2 विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। निषेचन का चित्र बना के समझाइए। टिप्पणी लिखनी जिसमें आपके गौण लैंगिक लक्षण, एड्रिनल ग्रंथि, संतुलित भोजन विकास और किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन। मानव कान का आपको नामांकित चित्र बनाना है। संगीत और शोर में अंतर बताते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय बताने हैं। परावर्तन को प्रकार को चित्र सही समझाना है। यदि किसी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो वापस वो लौट जाता है, इनकी आने वाला जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये पृष्ठ के आधार पर 2 प्रकार का होता है। जब पृष्ठ चिकनी होगी, समतल होगी तो वो नियमित परावर्तन होगा, और खुरदरी होगी तो फिर आपके विशिष्ट परावर्तन होता है। यदि परावर्तन की किरण आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये अगर 60 का कोण बना रही है तो आपको ये वाला कोण बताना है। तो ये आपतन कोण होता है I, ये परावर्तन कोण होता है R। तो परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो पहले हम ये वाला I का मान ज्ञात करेंगे। ये एक 90 डिग्री का कोण है जिसमें से ये 60 दे रखा है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो I बराबर R होता है, तो R का मान भी कितना आएगा, आपके 30 डिग्री ही आएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। भ्रंश क्षेत्र, तड़ित चालक, बादलों में बिजली और विद्युतदर्शी। इसके अथवा में आपके क्वेश्चन दे रखा है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की गतिविधि के द्वारा समझाना है, और विद्युत लेपन दर्शाता है एक सरल विद्युत परिपथ का चित्र बनाना है। टिप्पणी लिखनी है आपको एडम एप्पल पे, ऋतुस्राव पे, अमीबा में विखंडन और नमक द्वारा खाद्य का परीक्षण। तो ये तमाम जो क्वेश्चन है आपको अपने जो ऐप के ऊपर आपको इनके जो बड़े क्वेश्चन है इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही आप ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। इससे पहले मैंने आपकी जो गणित थी, गणित के मैंने सारे वीडियो अपलोड करके ये इनके सभी के आंसर आपको करवा रखिए। गणित वाला देख लेना आपको ये, और विज्ञान का ये आपके हो ही गया। अब जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनका भी आपको जल्दी इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को डाउनलोड करके उसके ऊपर टेस्ट ज़रूर देना। 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।